जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। किसका इंट्रोडक्शन? एक्सरसाइज 6.1 के पहले जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में समझेंगे। अगले वाले पार्ट पर पार्ट सेकेंड पे हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही होंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के आप पुरानी वीडियो सारी देख सकते हैं। सारे चैप्टर लाइन टू लाइन कंप्लीट किए गए हैं। हम अब चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ये बहुत ही सरल चैप्टर है। इसमें कुछ भी समझने लायक ज़्यादा नहीं है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ दो चीज़ें हैं। पहला है समरूप आकृति और दूसरा सर्वांगसम आकृति अर्थात सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा हम समरूप आकृति के बारे में समझेंगे आज। ठीक, तो समरूप आकृति क्या होती है, सर्वांगसम आकृति क्या होती है वो समझिए। समरूप मतलब क्या होता है? समरूप, उसको अलग अलग कीजिए। समरूप, रूप मतलब एक ही आकृति हो और समान हो। ऐसी दो आकृति जो समान दिखे, एक जैसी दिखे। ठीक, वो आकृति जो समान दिखे वो समरूप आकृति कहती है। जैसे आप इस सर्किल को देखिए, ये भी एक सर्किल है, वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। ये सभी वृत्त हैं अर्थात उनका रूप एक जैसे है, सभी वृत्त हैं। इसमें देखिए सभी वर्ग हैं अर्थात स्क्वायर हैं। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सभी स्क्वायर हैं। आप इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे तो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज। ठीक, और इस पर आप देखेंगे तो आप देख लेंगे कि ये भी ताजमहल ही है, ये भी ताजमहल ही है, ये भी ताजमहल ही है। बस इसमें अंतर क्या है? इनके साइज में अंतर है। इनकी आकृति तो एक जैसी है लेकिन उनकी जो लेंथ वृत्त है उसमें अंतर है। ठीक, तो सिमिलर में क्या होता है समझ में आ गया। अब सर्वांगसम में क्या होता है? इसमें होता है कि आकृति एक जैसी हो लेकिन उनका जो साइज हो ना वो भी एक जैसा हो। जिनका जो साइज हो वो भी एक जैसा हो, अलग अलग ना हो। जैसे देखिए ये वर्ग है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन इनकी साइज भी बराबर है। समरूपता में साइज बराबर होना जरूरी नहीं है। यदि एक सर्किल छोटा है तो एक सर्किल बड़ा भी हो सकता है। एक वर्ग छोटा है तो दूसरा वर्ग बड़ा भी हो सकता है। एक ताजमहल छोटा है तो दूसरा ताजमहल बड़ा भी हो सकता है। ठीक, लेकिन सर्वांगसम में क्या होगा, उसमें एक कंडीशन और है, प्लस हो जाती है कि दोनों की वो दो वस्तु तभी सर्वांगसम होंगे, तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों का शेप भी एक जैसा हो, मतलब डिजाइन भी एक जैसा हो और उनकी आकार भी एक जैसा हो, छोटे बड़े ना हो, उनका साइज भी एक जैसा हो। जैसे आप इन दोनों वर्ग में दे सकती हैं, दोनों का साइज एकदम बराबर है। और इस चतुर्भुज में भी आप देख सकते हैं दोनों का साइज एक जैसा है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। ठीक, तो सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे समझते हैं, आगे क्या कह रहा है इसमें। इससे पुनः यह स्पष्ट होता है कि त्रिभुजों की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अर्थात समरूप, यदि समरूप इन दोनों में हमने क्या देखा कि हम दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। और दो चीजों, जैसे इसमें वर्ग और वर्ग में ही हम तुलना कर रहे हैं, इसमें सर्किल और सर्किल, वृत्त और वृत्त में तुलना कर रहे हैं। तो इसका मतलब वही है कि कोई भी दो फिगर, कोई भी दो चित्र
कोई भी दो समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज अर्थात कोई भी भुज हो जाए, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, छठभुज हो सकता है, इसलिए हम नॉर्मल कह दिए बहुभुज। ठीक, समरूप होंगे, समरूप कब होंगे वो देखिए, हमने जो बोला उसी चीज को लिख कर बता दिए। उनके सभी संगत कोण बराबर होंगे। आप देखेंगे इसमें संगत कोण बराबर होने चाहिए। ये देखिए, ये जो कोण है ना, जिसे ये इन दोनों को हम लेते हैं। ठीक, तो इनके ये कोण अब देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री दिख रहा है ना, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है ये संगत कोण। संगत कोण मतलब जो एंगल आप इस फिगर का ले रहे हैं दूसरे फिगर का वही वाला एंगल लेंगे। आप इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर नहीं करिए, इस एंगल को इस एंगल से ही कंपेयर करना है। जैसे आप इसमें इस एंगल को एस वाले एंगल को दूसरे वाले एस वाले एंगल से ही करना है। इसका इससे करेंगे तो ये बराबर तो नहीं है ना, ये तो अधिक कोण, ये न्यून कोण दिख रहा है। ठीक, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। तो संगत कोण का मतलब वही है कि एकदम जो फिगर आप देख रहे हैं उसके सामने बगल में वही फिगर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, उनकी सभी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं फिर वही, अर्थात जो ये भुजा ले रहे हो तो सामने वाला वही भुजा लेना है, इसका दूसरा बोलो भुजा नहीं लेना है। ठीक, दूसरा साइड जो है वो नहीं लेना है। संगत मतलब वही होता है, तो इसके जो है अनुपात होते हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक, तो अब हम इस फिगर से समझते हैं कि ये दोनों फिगर जो हैं वो समरूप हैं या नहीं है। ठीक, तो ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। इन दोनों में पहली कंडीशन क्या है, ये सिर्फ दो कंडीशन है समरूप होने का। ठीक, तो पहला क्या बोल रहा है, संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण मतलब यदि सी है तो इधर का डिजाइन इधर का डिजाइन एक जैसा होना चाहिए। तो ये 70 है तो ये भी 70 है, बिल्कुल। ये 100 है, सभी होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं, जितने भी एंगल हैं। यदि 4 भुजा वाला है तो चारों एंगल बराबर होने चाहिए। 3 भुजा वाला है तो तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। 5 भुजा वाला है तो पांचों एंगल बराबर। इसमें 4 भुजा है तो चारों एंगल बराबर होने चाहिए। ये 70 है तो ये भी 70, ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 105 है तो ये भी 105 है, और ये 85 है तो ये भी 85 है। ठीक, तो पहली कंडीशन तो एकदम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई है कि संगत कोण जो है बराबर है, अर्थात ये चारों एंगल इन चारों एंगल के बराबर है। अब दूसरा क्या कह रहा है, इसमें साइज बराबर नहीं होना चाहिए। जो ये एस आर है ये 4.8 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये डीसी कितना है 2.4 सेंटीमीटर का। तो ये तो बराबर नहीं है ना। यदि बराबर होते, ये भी बराबर होते, तो हमारा क्या हो जाता, ये हमारा सर्वांगसम हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट अर्थात ओवरलैप हो जाना। जैसे आपका एक हाथ और दूसरा हाथ कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, वो एक दूसरे के ऊपर आप रखेंगे तो दूसरा हाथ आपको यदि साइड से देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि एकदम दोनों की साइज, दोनों की आकृति बराबर है। ठीक, जैसे यदि हम आपको बताएं कि इस चतुर्भुज को उठाकर हम इसके ऊपर रख दें तो दिखेगा पीछे वाला, बिल्कुल नहीं दिखेगा। लेकिन ये छोटा बड़ा होता, और ये छोटा वाला होता, यदि ये छोटा होता, जैसे हम इसको छोटा करके दिखाते, जैसे छोटा हो गया, अब हम यदि इसके ऊपर रखेंगे तो दिख रहा है, ये तो दोनों आकृति दिख रही है। तो ये सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम वही होंगे जब उनकी साइज बराबर हो, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखें तो पुराना वाला हमें नजर ना आए। ठीक, तो इसमें हमें सिर्फ ये चीज को आपको इस चैप्टर में भूल जाना है, बस ये समझना है कि सर्वांगसम होता क्या है, बस इतना दिमाग में रखिए। इसमें सबसे ज्यादा हमें करना है सिमिलर आकृति, अर्थात इसमें डिजाइन एक जैसा होगा लेकिन उसकी साइज अलग अलग होंगे। ठीक, जैसे ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, बट उनकी जो एंगल है वो बराबर होंगे, बस उसके साइज में क्या होगा, रेशियो बराबर होगा, अर्थात अनुपात बराबर होगा। कैसे, ये अनुपात कैसे बराबर होगा वो देखिए। जैसे पहले वाला साइड ले लेते हैं, पहला साइड क्या है DC। ठीक, ये क्या है 2.4 सेंटीमीटर। DC क्या है, सर्वांगसम का अनुपात क्या होगा, ये चतुर्भुज हम मान लेते हैं, ये चतुर्भुज है ABCD, ये चतुर्भुज ABCD है, और ये चतुर्भुज क्या है PQRS। हम लिखेंगे ऐसे ही, इस लिखने का भी प्रक्रिया आप समझ लीजिए।
ए बी सी डी लिखेंगे तो ए बी सी डी में हम सामने वाले का फिगर पे हम एस आर क्यू पी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए का एंगल जो है, जो कोण है, वो सामने वाला क्या है, पी है, पहला अक्षर क्या है, पी है। तो ए का कोण पी के बराबर होना चाहिए, बी क्यू के बराबर होना चाहिए, तो सी आर के बराबर होना चाहिए और डी जो है एस के बराबर होना चाहिए। तो हम नेमिंग भी उसी तरह करेंगे जैसे हमारा एंगल बराबर होंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो उसी हिसाब से हमारा साइड भी होगा। जैसे पहले वाला साइड क्या होगा, ए बी, तो उस सामने वाला का क्या लेंगे हम, पी क्यू लेंगे। तो ए बी बराबर पी क्यू। ए बी कितना है 1.5 और पी क्यू कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार ये तो एकदम सही हो गया। अब पहला साइड निकल गया, दूसरा साइड क्या है बी सी। ठीक, दूसरा साइड क्या है हमारे पास बी सी, तो बी सी अपॉन क्या होगा, इधर क्या है क्यू आर, तो हमारे पास बी सी क्या है, बी सी 2.5, तो क्यू आर क्या है 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो आप देख रहे हैं ये बराबर हो गए। उसके बाद तीसरा, हमें सभी संगत भुजाएं, सिर्फ 2 चेक करके नहीं छोड़ना है, हमें 4 है संगत भुजाएं, तो चारों हमें चेक करना होगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगली। तो तीसरा क्या है हमारे पास, क्या हो जाएगा सी डी अपॉन क्या हो जाएगा आर एस। तो सी डी कहाँ है, सी डी क्या है 2.4 और आर एस क्या है 4.8, तो ये भी इसका डबल है, तो 1/2 ये भी आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या, ए डी बस बचा है ना, ए डी अपॉन क्या है हमारे पास पी एस, क्या है पी एस, तो ये क्या होगा ए डी कितना है हमारे 2.1 और डी एस कितना है, अर्थात पी एस कितना है 4.2, तो ये भी आ गया 1.2। तो इनका जो यही है, इसी को कहते हैं रेशियो। ठीक, तो इनके जो रेशियो हैं, ये भी 1.2 आया, ये भी 1.2, 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, चारों संगत भाई आपस में बराबर है ना। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, इसमें सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो ये एक ही अनुपात में है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक, तो इसके कहने का मतलब यही था। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी भुजा को समरूप कैसे कहेंगे, उसके क्या क्या कंडीशन है। तो यही 2 कंडीशन होंगे, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो दो आकृतियों में, तो हम कहेंगे कि यही दोनों आकृति हमारे समरूप हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हमने उपरोक्त चर्चा में हम यह भी कह सकते हैं, अब हम फिर समझते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृति का सर्वांगसम नहीं होना चाहिए, होना आवश्यक नहीं है। कैसे, सर्वांगसम अर्थात कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या है कि दोनों के जो हैं साइज भी एक जैसे होते हैं। तो जब साइज एक जैसे हैं, डिजाइन एक जैसा है, दोनों का आकार एक जैसा है, तो वो समरूप हो सकते हैं ना, बिल्कुल होंगे। सारे सर्वांगसम का अर्थ है कि दोनों के डिजाइन बराबर ही होने चाहिए, दोनों की आकृति भी एक जैसी होनी चाहिए और दोनों का आकार भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक, तो जब दोनों का आकृति और आकार दोनों सेम है, तो वो तो समरूप होंगे ही होंगे, क्योंकि वो सर्वांगसम है। लेकिन समरूप कह लो, तो समरूप में हमने क्या देखा था कि ये दोनों समरूप हैं, अर्थात दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक ही आकार के नहीं है, एक ही साइज के नहीं है। तो क्या ये सर्वांगसम हो सकते हैं, ये सर्वांगसम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन सभी सर्वांगसम ये दोनों समरूप हो सकते हैं। अर्थात कहने का इस पॉइंट का मतलब यही है, कि सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां ये समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती। ये हो सकती हैं लेकिन ये नहीं हो सकती। ठीक, उम्मीद है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि सर्वांगसम समरूप हो सकती हैं, समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकती। हो सकती हैं लेकिन नहीं होंगी, और हमेशा सर्वांगसम आकृतियां समरूप होंगी ही होंगी। ठीक,
तो आप यदि ये से चीज़ नहीं समझें तो आप बार बार वीडियो देखिएगा, आप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये इंट्रोडक्शन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 6.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना और अपने परिवार वालों का सुरक्षित रहिए और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।